हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज बेसिकली योर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जब हम लोग पूरा सेशन आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस अपनी छोटी सी दुनिया में चले गए जहाँ पे आप लोग EVS पढ़ते थे, है ना। तो काफ़ी कुछ आपने ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन आज के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो आपको गिवन है उसको थोड़ा समझना रहेगा। बाकी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने वाले हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो बचपन में, राइट। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं ये सेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा सेशन है, एक चैनल है बेसिकली जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। स्टूडेंट्स, बस डिफरेंस इतना है कि हिंदी मीडियम चैनल में आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पे CBSE बोर्ड का पूरा पैटर्न आपका फॉलो होता है। अगेन दोनों ही चैनल्स पे आपको NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर यू विच इज नेसेसरी फॉर योर पर्टिकुलर बोर्ड। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर स्कूल एजुकेशन, राइट। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो जल्दी से क्या करना है आपको, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? सस्टेन मतलब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए किसी चीज़ को टिका देना। तो ऐसा डेवलपमेंट विच इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, not at the cost of the environmental issues, or does not harm your earth, is basically that development we call as सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो ना किसी को हार्म कर रहा, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हार्म नहीं कर रहा, कि उनके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं बच रहे, कोई रिसोर्सेज ही नहीं बच रहे, ना ही आपके करंट सिनेरियो को कम कर रहा है और ना ही आपके इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। अगर हम ऐसा कोई डेवलपमेंट करते तो हम उसको बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो दोनों टर्मिनोलॉजीज है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो चाहे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये दोनों ही सिनेरियो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू क्विकली गो थ्रू इट, राइट। सो लेट्स गो। तो जब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वी विल गो थ्रू द मीनिंग एंड द फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, देन ऑफ कोर्स द रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल क्राइसिस, then the state of India's environment, challenges to the India's environment and sustainable development, and उसकी जो strategies हैं we are going to go through it। तो ये हमारे प्रॉपर ओवरव्यू है, चैप्टर ओवरव्यू। जब हम लोग आपका सेशन शुरू करते हैं आपको बताते हैं इसके बारे में, लेकिन जब लोग रिवीजन भी करते हैं तो भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा लग रहा है कि स्किप करके आगे बढ़ना, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें, अभी मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज़ लॉन्च अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ क्विकर प्लेस। तो एज वी ऑल नो कि जिस सिनेरियो में हमारे पास इंडिपेंडेंस आई थी, है ना, जिस सिनेरियो में हमारे पास इंडिपेंडेंस आई थी, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा ब्रोकन इकोनॉमी थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन था हमारी इकोनॉमी में। सो इट वाज एन इकोनॉमी, वो हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड इसलिए प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को एनहांस करने के लिए कई बार हमें अगेंस्ट द एनवायरनमेंट जाके भी चीज़ें करनी पड़ी हैं फॉर द फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट, right? However, the economic development that we have achieved so far has come at a very heavy price at the cost of environmental quality. तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि just because we wanted a very quicker growth और क्विकर तरीके से हम लोग चाहते थे कि हमारा डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं हमने जो एक जो पूरा तय किया रास्ता, जो रोड मैप हमने बनाया, वो एक तरीके से हमें हार्म ही कर रहा था। एंड उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज टू अचीव दैट डेवलपमेंट वी समवेयर हार्म द एनवायरनमेंट। क्लियर? नाउ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोलते हैं। आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हमने किया है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 1991 के हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाएंगे, राइट। सो हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बट विद द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो ऑफकोर्स इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन किसके कॉस्ट पे? एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे। क्लियर? समझ आ गया ये वाला पॉइंट आप सभी को? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? So we have to bear in mind the adverse consequences of the past development path on our environment and consequently or consciously choose a path of sustainable development. So that is why थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम किस तरीके से अब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट एक ऐसा हमारा सिचुएशन है, सराउंडिंग है, जहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स हमारे पास रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? दोज हु आर लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक मीन्स दोज हु आर, जो हमारे पास आइटम्स नॉन लिविंग वाले रहते हैं। सो एनवायरनमेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, हर एक चीज़ हमने इंक्लूड कर रखी है। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, right? So environment is the sum total of the external and external sources which surround us. तो ये जो भी हमारे आजू बाजू है सब हमारा क्या है? Basically an environment. So what all items which surround us is basically all those items which surround us is basically a part of our environment. Clear? So it includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. So when we talk about the biotic elements, right? So biotic elements include all living items, basically like birds, animals and plants, forestry, fisheries, etc. ये सारे हमारे पास living means में आते हैं। वहीं पे जब हमारे पास abiotic elements होते हैं, वहाँ पे हमारे पास आ जाता है air, water, land, basically और resources, right? ये दो हमारे पास elements हमें देखने को मिलते हैं, biotic and abiotic। तो जब मैं दोनों को include कर दूंगी तो मेरा क्या बच जाएगा? Environment, right? Take a screenshot now. Done? Now, functions of the environment. So what are the functions? So the environmental performs 4 vital functions. तो पहला है हमारे पास provides resources for production. देखो हमने exploitation किसका किया है? resources का किया है, because resources एक तरीके से हमारे industrialization, modernization and urbanization को support करता है। कौन support करता है? resource। तो मुझे पता है कि जितने ज़्यादा मैं resource निकालूंगी उतना अच्छे से मेरा industrialization हो जाएगा, urbanization हो जाएगा और modernization हो जाएगा, लेकिन at what cost? ये क्वेश्चन है। तो ऑफकोर्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन में हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है जिसको हमने क्रॉस कर दिया है। तो पहला हमारा फंक्शन तो यही रहेगा, जो इन्वायरमेंट है एक तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन। क्लियर? सो एनवायरमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल। क्लियर? ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बता दीजिए, मैं नहीं हट रही बीच में से, आपको मुझे आंसर बताना है। पता चला आप यहीं से देख के बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली रिन्यू करने का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जल्दी से बन सकती है, वापस रिन्यू हो सकती है। लेकिन क्या कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं हमारे पास जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते? वो रिसोर्सेज जो जल्दी एकदम हमारे पास रेडी होके फिर से नहीं आ सकते, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, है ना। So non-renewable resources are those which get exhausted with extraction and use like fossil fuels. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं renewable resources की, are those resources which can be used without the possibility of the resource becoming depleted or exhausted like trees, fishes, etc. लेकिन trees की भी अगर हम बात करें, जिस तेज़ी से हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रीज वगैरह को काट रहे हैं, तो ऑफकोर्स वी कैन नॉट काउंट इट एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी कैन टेक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दोज एनर्जी से इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रीज नहीं होते थे एग्जॉस्ट, लेकिन अब हम करने लग गए हैं। क्लियर? सो द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट आर यूज एज इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। तो क्लियरली हम ये समझ गए, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, चाहे मेरे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं हमें रिसोर्सेज। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? सेकेंड है हमारे पास एनवायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। असिमिलेट्स का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बेसिकली कहीं ना कहीं एनवायरमेंट ही एक तरीके से आपको, जो आप वेस्ट जनरेट करते हो, एनवायरमेंट भी उस तरीके से उसको एक तरीके से कंज्यूम ही कर रही है, वही हर एक चीज़ को हैंडल कर रहा है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड विच इज ऑब्जर्व्ड बाय योर एनवायरमेंट। आप उसी को नष्ट कर दोगे तो कहाँ से आप सारा मैनेजमेंट कर पाओगे? वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज फॉर एनी कंट्री नाउ, कि वेस्ट को मैनेज कैसे करें, बिकॉज प्रोडक्शन कंजम्पशन इतनी स्पीड पे हो रहा है, हाउ विल यू मैनेज इट,
राइट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। तो ऑफकोर्स जो इन्वायरमेंट है उसी से हम लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। जो हमारे पास एयर है, सनलाइट है, एवरीथिंग, ये किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। एंड दीज आर द कोर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, right? So some basic necessities are a part of our life, for example sun, soil, water, air, right? So environment sustain life by providing these essential elements. अगर ये elements हमारे पास नहीं रहेंगे, it will not be possible, not even difficult, it's not possible to sustain life on earth. Next है हमारे पास, it provides aesthetic services. What do you understand by aesthetic? The most favorite word of every Gen Z out there. कुछ ना कुछ हो, कैफे शुड बी एस्थेटिक। भले ही उसका जो फूड है वो इतना बिल्कुल अच्छा ना हो, लेकिन कैफे हैज टू बी इंस्टाग्रामेबल, है ना, एस्थेटिक होना चाहिए, अलग ही वाइब होनी चाहिए। तो वो नेचर हमें प्रोवाइड करता है ना। हम कितने रील्स देखते हैं कि यार ये सब छोड़ो, पहाड़ों पे जाओ, मैगी खाओ, बीचेस पे जाओ, वो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। कितनी आप रील्स वगैरह देखते हो कि लाइफ में नेचर हमें हील करने की पावर रखता है। तो इतने ब्यूटीफुल सीनिक जो व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, वेयर विल यू सी इट? ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, नेचर के थ्रू ही मिलेंगी। सो द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर एंड पीपल एंजॉय दीज, राइट। एंड जो सीनिक ब्यूटी हमें देखने को मिलती है हिल स्टेशंस पे, बीचेस पे, ये सब कहाँ, एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है। सो नॉट जस्ट हम बात करते हैं हमारे रिसोर्सेज हों, चाहे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे लाइफ सस्टेन करे, एक तरीके से एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कौन, एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ लाइफ। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एनवायरनमेंट। तो पहला क्या है हमारे पास कि वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को लिखोगे। फिर आपको क्या लिखना है कि एक तरीके से एसिमुलेट्स करता है, वेस्ट मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइफ को सस्टेन करता है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट में हमारे पास है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा सूदिंग, है ना, आई कैप्चरिंग, ऐसे हमें हिल स्टेशन पे जो व्यूज़ देखने को मिलते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, हील करते हैं। तो ऑफकोर्स हमें एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, 4 फंक्शंस, किसके भाई, एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो ऐसे अपने पॉइंटर्स बना लेना अपनी कॉपीज में। फाइन, चलो। नाउ the environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand on these function is within the carrying capacity। हर एक चीज़ लिमिट में होती है तो सब चीज़ अच्छी लगती है, लिमिट के बाहर कोई चीज़ जाएगी तो आपके लिए गड़बड़ करेगी। तो कैरिंग कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कराया, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैरिंग कैपेसिटी। जब हम लोग बात करते हैं ना कैरिंग कैपेसिटी की, तो आपको समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट कि कैपेसिटी किसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के, कि एनवायरनमेंट हमें ये चारों फंक्शंस प्रोवाइड करती है, लाइफ सस्टेन करती है, आपको सीनिक ब्यूटी देती है, आपको रिसोर्सेज देती है, एंड कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपका एनवायरनमेंट ही हर एक चीज़ काम कर रहा है। ये चारों चीज़ें अच्छे से तभी चलेंगी जब ये विद इन अ लिमिट होंगी। अगर आप ज़्यादा ही वेस्ट जनरेट करने लगोगे, ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन करने लगोगे रिसोर्सेज का, तो एक तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो आपके एनवायरनमेंट को। एंड जब ये हमारे ऊपर चला जाता है तो हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने पड़ते हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी एक तरीके से आप लिमिट मान लो कि अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो उसके बाद आपको एनवायरमेंटल क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। क्राइसिस कैसे, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ही है ना जो हमने काम किया है उसका। तो ये हमारे लिए एनवायरमेंटल थ्रेट आ जाता है कब, जब हम लोग कैरिंग कैपेसिटी के पार चले जाते हैं, जो कि हम कब के जा चुके हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी के, इसमें 2 सिनेरियोस हमारे पास आते हैं। पहला क्या है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। मतलब अगर किसी सामान को बनने में जितना टाइम नहीं लग रहा, उससे पहले आप उसको इतना खर्च कर दे रहे हो, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा। जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हम यूटिलाइज कर रहे हैं इतनी स्पीड पे, अगर हम आज उसको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कल तक वो वापस बन जाएगा क्या, नहीं ना, कल तक नहीं बनेगा। इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स अगेन।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जितना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या जिस चीज़ का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सामने वाली चीज़ को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये भी आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपने 2 मिनट में उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसको बनने में तो 200 साल से ज़्यादा लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए बेसिकली, 200 साल भी नहीं। सो नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन उसी लिमिट तक चाहिए जब तक हम ये बोल सकते हैं इट शुड नॉट एक्सीड रिसोर्स रीजनरेशन। क्लियर। सेकेंड सिनेरियो हमारे पास क्या है, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। और जो भी वेस्ट आप कर रहे हो, एनवायरमेंट की भी खुद को एक तरीके से लिमिट है ना ऑब्जॉर्व करने की, ठीक है। तो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना अब्जॉर्प्शन वो कर सकते हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो जब मैं कैरिंग कैपेसिटी की बात करती हूँ तो 2 सिनेरियोस मेरे पास आते हैं कि आपको देखना है कि जितना आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और रीजनरेशन में क्या गैप आ रहा है, इसको आप देखो। ऐसा नहीं कि रीजनरेशन को होने में लग रहा है मिलियन ऑफ ईयर्स और आप 2 साल में ही पूरा का पूरा खत्म कर दे रहे हो, ये नहीं करना है हमें, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एंड सेकेंडरी जो हमारे पास जो चीज़ आ रही है, यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अर्थ की कितनी कैपेसिटी है उसको झेलने की। क्लियर। तो ये 2 सिनेरियोस मेरे पास कहाँ आते हैं, जब मैं कैरिंग कैपेसिटी की बात करती हूँ। सो इफ दीज 2 कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये 2 कंडीशंस का आप ध्यान नहीं रखोगे, देन द एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ सस्टेन एंड लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर आप ये 2 सिचुएशंस को ढंग से फॉलो नहीं करोगे, आप एनवायरमेंटल क्राइसिस की तरफ बढ़ जाओगे। एंड क्लियरली स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इट कि इन दोनों कंडीशंस को तो हम कब का पार कर चुके हैं। सो वी आर ऑलरेडी इन द क्राइसिस। Fine, take a screenshot now. Done? The rising population of developing countries and affluent consumption and production standard has put a huge stress on the environment. Many resources have been extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. Absorptive capacity basically means the ability of the environment to absorb the degradation. The various reason for the environmental crisis are, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि 2 हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर 2 हमारे पास कंडीशंस हैं, या तो जो आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो शुड विद इन द लिमिट ऑफ द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। एंड सेकेंड हमारे पास क्या है कि उतना ही वेस्ट जनरेट करो जितना का आपका अर्थ झेल पाए। वो क्या होता है बेसिकली, और अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। क्लियर, समझे ये वाला पॉइंट को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी। लेट्स सी फ्यू रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ऑफकोर्स पहली चीज़ ये है कि आपने कैरिंग कैपेसिटी को पार कर दिया है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आप एनवायरमेंटल क्राइसिस वाली कैटेगरी में आ गए हो। पहला क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन मैंने जैसे कि आपको पढ़ाती हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि पॉपुलेशन एक हमारा मेजर कॉज बन गया है हर एक चीज़ का। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, एक तो पहला वो चीज़ है, और साथ ही में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो हमने हार्म किया है एनवायरनमेंट को, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज हम लोग क्यों क्राइसिस पे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्योंकि जब हम बात करते हैं ना ये दोनों रिसोर्सेज, हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करो, लेकिन हमने ये बोला था कि नॉन रिन्यूएबल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, नहीं, नॉन रिन्यूएबल को भी एक्सप्लॉइट किया और साथ में रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब हमने दोनों ही रिसोर्सेज नहीं छोड़े, दोनों ऑप्शंस नहीं छोड़े, विच इज़ अ बैड थिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका एक्सटेंशन हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, मिलते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी बढ़ना भी किसी भी इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। देन एयर एंड वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। तो ऑफकोर्स एक मेजर आपको इम्पैक्ट देखने का मिल रहा है ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
फर्स्ट है हमारे पास द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। देखो आपको ना चेन रिएक्शन की तरह समझना है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड प्रोडक्शन बढ़ाना तो आपको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग हैज़ अ चेन रिएक्शन। कैसे? प्रोडक्शन, अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक्सप्लॉइटेशन करोगे ऑफ द रिसोर्सेज। सो दैट इज़ वाई आप ये देख सकते हो विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज़। कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास अब सामान ही नहीं बच रहा, तो कहाँ से हम आपकी डिमांड को फुलफिल करें? Next, the intensive and the extensive extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. अब क्योंकि आपके पास जो available resources थे आपने उसको exploit कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? और दूसरे resources को ढूंढना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के खड़े हो गए हैं। बिकॉज अगर हम लोग नया रिसर्च भी करते हैं तो उसके लिए भी ह्यूज एक कॉस्ट जाता है, विच इज़ नॉट ईजी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री की मेजरली अगर पैसा सिर्फ यहाँ पे लगा देगी तो बाकी की चीज़ों पे पैसा कैसे लगेगा? स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, एंड वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो ऐसे में अगर इन्वायरमेंट की चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा खर्चा करने लगे तो बाकी की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए कौन पैसा देगा? सो दैट इज़ वाई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो भी है उसको बहुत अच्छे से किफ़ायती तरीके से आपको यूटिलाइज करना है ताकि आप उसको लंबे समय तक चला पाओ और डेवलपमेंट कर पाओ। That is basically the concept of environmental and sustainable development we are talking about, right? Take a screenshot now. Done? Now, extension of many resources and continuous rise in the population has also resulted in the environmental crisis. तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है कि आपने जो रिसोर्सेज थे, ऐसे काफ़ी रिसोर्सेज थे जो पहले एग्जिस्ट करते थे, अब है ही नहीं, राइट? नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू अफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड the waste generated are beyond the absorbed capacity of the environment. तो जितना आप ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, बिकॉज आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है, मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, अर्बनाइजेशन लेके आना है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा कंजम्पशन भी हो रहा होगा, तो क्या होगा? ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। अब उसको कैसे मैनेज करोगे? अगेन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर्स एंड देयर इज डिक्लाइन इन द वाटर क्वालिटी. 70% of the water in India is polluted. It has resulted in an increase in incidence of respiratory and the waterborne disease. तो of course पानी भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी हमें पोल्यूटेड मिल रहा है 70%, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट वी आर नॉट हैंडलिंग द थिंग्स वेल एंड वी आर हार्मिंग आवर अर्थ एंड द एनवायरमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं, कितने ऐसे वगैरह सब लिखे होंगे आपने इसके ऊपर, है ना? लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, वी हैव टू डिस्कस। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना उनको मिस नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग. Global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to the increased financial commitments for the government. Thus, it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high and the environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. तो opportunity cost हम सभी को पता है, it is the cost of next best alternative foregone. तो आपने डेवलपमेंट की वजह से किसको साइडलाइन कर दिया? आपने एनवायरनमेंट को साइडलाइन कर दिया, लेकिन अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया है विद द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऊपर वाले पॉइंट में ये लिखा है कि कहीं ना कहीं बिकॉज इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसमें भी हमें बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट पर चीज़ें हो रही है लेकिन खर्चा हमारा बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिकल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा जा रहा है, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। ये आपको 1
आपको 1 मार्क वाले में या तो MCQ में पूछा जाएगा या तो आपको 2 या 3 नंबर वाले में पूछा जा सकता है. So the increased financial commitments of the government due to the global warming and ozone depletion and the rise in the expenditure on health due to decline in the air and the water quality shows that opportunity cost of negative environmental impacts are high. तो just because आप चाहते थे कि आपका डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसकी वजह से जो ओजोन डिप्लीशन हो गया, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं हमें कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं. Right? Now take a screenshot out of it. Jaldi. This is an important concept. You cannot miss this one. Done? Got it? नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप्स, रीजन फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो जब हम लोग बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड, पहले क्या था ना, आप ये बोल रहे हैं मैम पहले भी तो चीज़ें होती थी. पहले क्या होता था, पहले भी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंसी थी, हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज सब चीज़ें करते थे. लेकिन क्या होता था, उस टाइम पे इन्वायरमेंट के पास ज़्यादा सप्लाई था और लोगों की इतनी डिमांड नहीं थी जितनी आज है. आज क्या हो गया है कि हमारी डिमांड इन्वायरमेंट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई जो हमें इन्वायरमेंट दे सकता है. तो जितना हम एक तरीके से डिमांड कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई द एनवायरनमेंट कैन गिव अस. अर्लियर क्या होता था कि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू द सप्लाई. तो पास्ट का सिनेरियो जो था पूरा अलग है और प्रेजेंट का सिनेरियो पूरा अलग हो चुका है. एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए होंगे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया. राइट? तो जब हम बात कर रहे हैं इन द पास्ट डिमांड वॉज लेस देन सप्लाई, पहले लोगों की इतनी ज़रूरतें नहीं थी जितनी आज है. आज तो लोगों को हर एक चीज़ चाहिए, ऊपर से हम लोग को हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चाहिए, एकदम हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज चीज़ें हमें चाहिए एंड बहुत ज़्यादा एडवांस का सोच के, फ्यूचर का सोच के हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, जो क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि समवेयर वी हैव बिकम सो सेल्फिश दैट हमें सिर्फ अपनी नीड्स की फ़र्क पड़े कि हमारी चीज़ें हो जानी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. राइट? तो जब हम लोग बात करते हैं इन द पास्ट द डिमांड वॉज लेस देन द सप्लाई, है ना. सो इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन इज सप्लाई. है उसके जो हम लोग बात करते हैं, जो हमें सप्लाई, जो बेसिकली हम बात करें सप्लाई कौन कर रहा है, एनवायरमेंट ही कर रहा है. लेकिन उस टाइम पे डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, या थी तो इतनी पॉपुलेशन भी तो नहीं थी, है ना. नेक्स्ट, the pollution was within the absorbed capacity of the environment and the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources. अब पहले क्या होता था ना कि चलो हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन हम चीज़ों को बढ़ाते नहीं थे. जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज को यूज़ भी कर रहे हो लेकिन साथ में आप पोल्यूशन भी तो कर रहे हो ना. तो अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो कुछ गलत भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं. जब हम बात करते हैं हमारे अर्लियर केस में, ऑफकोर्स वो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लेते थे, आग जलानी हो, कुछ भी करना हो, पहले के टाइम पे जब सिविलाइजेशन नया नया था. लेकिन हम उस टाइम पर मोटर गाड़ी वगैरह तो नहीं दौड़ रही थी ना, तो जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो नहीं हो रहा था, एसीज वगैरह नहीं थे ना. तो ये हमें समझाता है कि टाइम के साथ जब हमने मॉडर्नाइजेशन को चूज़ किया, वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम बोल रहे हैं नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज वो हमें कॉस्ट कर रहा है हमारी लाइफ को. Clear? So the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources. Clear now? So as a result, environmental problems did not arise. तो उस टाइम पे इसलिए इतनी ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं लगी जितनी हमें आज लग रही हैं. Clear? Take a screenshot now, fast. Now, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की. आज के टाइम पे क्या हो गया है, हमारी डिमांड आर फार मोर देन द सप्लाई विच इज अवेलेबल. तो अभी के टाइम पे क्या हो गया है, डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू द सप्लाई फॉर द कमोडिटी. क्लियर? So in the present period, the demand for the resources is far excess of supply. Demand is beyond the rate of regeneration of the resources. With the population explosion and with the advent of industrial revolution, the pressure on the absorbed capacity of the environment has increased tremendously. Thus, a reversal of supply-demand relationship is responsible for the degradation of quality of environment. तो ये जो है आपको statement दे दिया जाएगा, आपसे पूछे जाएंगे why या पूछा जा सकता है how. तो आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट को समझाना रहेगा.
तो आप ये समझ रहे हैं कि सीबीएसई का फॉर्मेट चेंज हो गया है, वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो आपसे घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया, वो आप पूछेंगे बताओ क्यों है, क्या है, कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बता रहा है ये स्टेटमेंट कि असल में सारी चीज़ों की जड़ यही है कि आज के टाइम पे हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द सप्लाई फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की जो एक कैरिंग कैपेसिटी है आपने उसको एक्सीड कर दिया है, इसलिए जो एक रिवर्सल आप देख रहे हो सप्लाई डिमांड में कोई रीज़न बन गया है हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस का। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? Now we are now faced with the increased demand for the environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. Hence, the environmental issues of the waste generator and the pollution have become critical today. क्लियर? ये तो आई थिंक ये जो स्पीच वगैरह नहीं देते हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें भी आप सीखते हो। चलो अब हमारे पास आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आई थिंक सभी ने बचपन में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से? है ना, साइंस भी तो पढ़ा है ना 10th तक, नहीं पढ़ते तो उसमें सारी चीज़ें, उसमें भी तो एनवायरनमेंट वाला पार्ट आता था आपका कि नहीं आता था? तो जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑफकोर्स जो टेम्परेचर है आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो हमारा अर्थ है, एक तरीके से जो अर्थ है वो ट्रैप हो गया है विद द ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसने बिल्कुल ट्रैप कर दिया अर्थ को, ये एक तरीके से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा वार्म कर देते हैं, हॉट कर देते हैं, जो नेसेसरी नहीं है। जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, उसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि अर्थ का टेम्परेचर अब बदल गया है, वो ज़्यादा हीटेड है अब। इसका मतलब क्या होता है कि आपका क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड है। तो जब आपके ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, atmosphere and the ocean. During the past century, the atmospheric temperature has risen by 1.1 Fahrenheit and sea level has risen several inches. तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं जो एक घपला चल रहा है इंडिकेट कर रहा है, जो इम्बैलेंस है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। कि कैसे गड़बड़ हुई है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट? किससे होती है? ग्रीन हाउस गैसेस से होती है। सो द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, so the global warming is due to the increase in the greenhouse gases and concentration like water vapor, carbon dioxide, nitrogen oxide, मीथेन, ओजोन, ये सारे जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। Done? Now, among factors that may be contributing to the global warming are burning of coal and petroleum products such are the sources of carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and ozone. तो अगर हम लोग कोल बर्न करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारे गैसेस होते हैं जो बेसिकली पार्ट हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब एक तरीके से आप ज़्यादा ट्रीज गिरा रहे हो, है ना, आप ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो कैपेसिटी होती है अर्थ की ऑब्जर्व करने की कार्बन डाइऑक्साइड वो कम हो जाएगी। तो अगेन ये कहाँ पे ट्रैप हो जाएगी? एटमॉस्फेयर पे ट्रैप हो जाएगी। सो विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्या है? मिथेन गैस रिलीज इन द एनिमल वेस्ट, ये भी एक तरीके से नुकसानदायक है। एंड द इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिफॉरेस्टेशन, मिथेन प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमारा एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को प्रमोट करती हैं एंड ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, राइट? सो द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन हैव इंक्रीज बाय 41% एंड 160% रिस्पेक्टिवली एंड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल सिंस 1750। तो क्लियरली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन
आप देख सकते हो कि बहुत कुछ एक तरीके से हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ गए हैं। इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ताजमहल की, वो धीरे धीरे आपको वो येलोइश होना शुरू हो गया था, इसलिए विद इन फ्यू किलोमीटर्स हमने बोल दिया था कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं रहेगी, बिकॉज इस तरीके से वो हार्म कर रहा था। एंड ऑफकोर्स ताजमहल इंडिया के लिए कितनी वैल्यू रखते हैं हम सभी जानते भी हैं। ऑफकोर्स वी हैव अदर ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट्स एज वेल, लेकिन समवेयर ताजमहल इज ओवर हाइप्ड, राइट? सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Now, what are the main effects of the global warming? So, global warming adversely affects the earth. Ice is melting worldwide, especially at the earth's pole. It has led to the steep rise in the sea level and coastal flooding. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ में अलग अलग रीजन है ना? अगर हम अर्थ की बात करते हैं, वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल, वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखेगी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखेगी। देन वी हैव इक्वेटर। ये बहुत सारी चीज़ें बचपन में हमने देखी है, कोई बात नहीं, कॉमर्स की ह्यूमैनिटीज़ को, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में भी ज्योग्राफी वगैरह आप पढ़ते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो हमारे पोल्स पे जो सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में अब पिघलने लगा है, बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर अब गर्म हो रहा है। अगर टेम्परेचर गर्म हो तो बर्फ़ तो पिघलती है ना, तो वही चीज़ हो रहा है। एंड अगर वो बर्फ़ पिघलने लगेगी तो सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ का एरिया कम होने लगेगा। तो एक तरीके से खतरा है ना हमारे इन्वायरमेंट को, right? Now, hurricanes and other tropical storms are likely to become stronger. Increase incidence of tropical diseases like malaria, cholera, dengue, chikungunya, etc. ये सब हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. And there are thousands of species like polar bears in the danger of becoming extinct. Because आप सभी को अगर हम बात करें कि अगर आपको बिल्कुल चिल्ड एरिया में ऐसी रख दिया जाए, आपने कितने सारे देखे ना, वो कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें कोई बंद हो गया, निकल नहीं पाए, मर गए। क्यों? बिकॉज वो आपका हैबिटेट नहीं है, आप उसमें सस्टेन नहीं कर सकते, आपको उस एनवायरनमेंट की आदत नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, छोटे बड़े बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनको उस एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है। उनके लिए तो अर्थ का टेम्परेचर जब पहले जैसा होता था उनको वो सूट करता था, लेकिन सडनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होने लग गया, तो उनके लिए उनका जो हैबिटेट, जो सराउंडिंग उनको चाहिए जीने के लिए, वो नहीं मिल रहा। तो ऑफकोर्स वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाएंगे, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। सो ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन योर स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारे पास, जो आपने डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़े होंगे, तो एक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, वहाँ पे आपको हमारा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर दिखेगा, ठीक है? तो ओजोन लेयर जो बेसिकली रहता है ना, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उसको अर्थ में जाने से रोकता है। लेकिन अगर जो हमारा ओजोन लेयर है वो पतला हो जाएगा, उसमें होल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगी, और जो एक मेजर रीज़न होता है स्किन कैंसर का, राइट? सो ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर फोर्सेस। तो CFC क्या होते हैं हमारे पास? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, right? So what are the causes of ozone depletion, students? The problem of ozone depletion is caused by the high levels of chlorine and bromine compounds in the stratosphere, right? तो CFC जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारी कार्स वगैरह उसमें से जो बेसिकली स्मॉग निकलता है, वो भी एक तरीके से हमारा CFC में कंट्रीब्यूट करता है। रेफ्रिजरेटर से, AC से, हर जगह से ये जो सारी चीज़ें हैं, ये CFC इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। बिकॉज जो CFC है ना, ये एक तरीके से कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है? एरोसोल प्रोपोलेंट्स एंड द बोरोफ्लोरोकार्बन्स विच इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ओजोन डिप्लीशन को एक तरीके से उसके रीजंस हैं, कॉजेस हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ओजोन, इसको ऐसे समझो जैसे कि आपका स्वेटर है। अब जो स्वेटर है उसका क्या काम है? आपको प्रोटेक्ट करना, किससे? हीट से प्रोटेक्ट, सॉरी हीट से नहीं, ठंड से प्रोटेक्ट करना। अब सडनली उसमें आपका जो स्वेटर है, सिर्फ नाम का स्वेटर है, उसमें बहुत ज़्यादा होल्स हैं, फैशन वाला स्वेटर, हमारा एस्थेटिक लुक वाला स्वेटर है, तो क्या होगा? आप हवा तो लग रही है ना, बीमार तो पड़ोगे ना, सिंपल सी बात है, आपने फैशन के चक्कर में काम कर दिया। तो ये जो उसका काम है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर वाला जो काम है, वो तो काम वो कर नहीं पा रहा।
सिमिलरली जो हमारा एक ओजोन है वो भी एक तरीके से स्वेटर है, एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है यार यूवी रेस से। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप उसी को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो, उसी के डिप्लीशन में काम करते जा रहे हो, तो क्या होगा, इवेंचुअली आपको हार्म करेगी जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? As a result of the depletion of the ozone layer, more ultraviolet rays or radiation comes to Earth and causes damage to the living organisms. UV radiation seems to be responsible for skin cancer in human beings. UV radiation lowers production of phytoplankton and which affects other aquatic organisms. Clear? And next we have UV radiations can also influence the growth of terrestrial plants. तो यूवी रेडिएशंस क्या होते हैं, एक तरीके से हार्मफुल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि इतनी बात हमें समझ आई। तो जब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की स्टूडेंट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं कि यूवी रेस से कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना जो एक तरीके से हार्म करते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट नाउ। डन स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओके, now we have a very प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? से बोलते नहीं प्रोटोकॉल से यहाँ के आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आपको करना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, अभी जब हम लोग बात करें ओजोन लेयर की, जो कि कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है, एक तरीके से यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और यूवी रेस कौन सी होती है, जो अर्थ को हार्म करती है। यूवी रेस पे कैसे एक तरीके से हमारा होता है, हम लोग जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीट होता है और यूवी रेस हमारे अर्थ तक आ सकते हैं। इतना समझ आया? नाउ as ozone layer prevents most harmful wavelengths of the ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere. Its depletion has generated worldwide concern and it has led to the adoption of the Montreal Protocol. Now, Montreal Protocol is a historical treaty designed by the members of the United Nations to protect the ozone layer by phasing out the chlorofluorocarbons. अब जब मुझे पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक तरीके से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका ओजोन डिप्लीशन होगा, तो अगर मैं इसी पे थोड़ी रोक लगा दूंगी तो कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीशन की स्पीड तो कम हो जाएगी। तो यही सोच को जारी रखते हुए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये तय किया कि हर कंट्री को ये कोशिश करनी है, जो भी हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये कोशिश करनी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कम से कम हम लोग यूटिलाइजेशन करें। नाउ विच इज सपोज टू बी मेन रीजन फॉर द ओजोन डिप्लीशन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ जल्दी से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सब? इसको जल्दी बताइए मुझे। डन? Now, under the Montreal Protocol, all the signing members agreed to freeze the consumption and production of chlorofluorocarbons by the year 2013. Now, you have to remember कि इंडिया ने कब साइन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? जब वो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। Clear? And the Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFCs in the stratosphere and helped in ozone recovery. Right? Paryavaran means environment and Mitra means friend. At the time has arrived for us to become Paryavaran Mitra, friends of the environment. Clear? Take a screenshot now. Fast. जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को? तो थोड़ी डेट्स याद रखनी है कि हमारे पास जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वैसे 1987 में आ गया था, इंडिया ने साइन किया था 1992 में लंदन अमेंडमेंट में। इसका मतलब क्या रहता है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उसके प्रोडक्शन में अगर आप थोड़ा सा कमी लेके आओगे तो आपको अगेन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इंडिया ने क्या सोचा कि हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का मित्र बने। ठीक है? ओके। Now, India has now state of India's environment. तो ओजोन पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि इंडिया के इन्वायरमेंट की क्या स्थिति है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की इन्वायरमेंट की, सो इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो आई थिंक ये चीज़ तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि इंडिया का जो एक तरीके से हम बात करते हैं,
इंडिया हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल नेचर एंड एनवायरनमेंट। जिस तरीके का हमारा क्लाइमेट है, लोकेशन है, जोग्राफिकल हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं, वो शायद ही किसी और कंट्री के पास होंगे। बट द थिंग इज़ कि हमने उसको एक्सप्लॉइट भी उतने अच्छे से किया जितना अच्छा हमारा इंडिया है। तो जब हम बात करते हैं वी हैव एवरीथिंग, है ना, डेजर्ट है, ओशियन है, हिमालयाज़ हैं, वी हैव ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, हमारे पास प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग, but we are not able to take care of it, are we? That is a question. So the black soil of Deccan Plateau, जैसे कि आप सभी को पता है डेक्कन प्लाटू आपको मेजरली सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये वाला जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र वगैरह, ये जो पूरा हमारा आ रहा है, ये बेसिकली डेक्कन प्लाटू का है। और डेक्कन प्लाटू में ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलेगा। ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है कॉटन के लिए। अगर कॉटन अच्छा होगा तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिलेगा, बिकॉज कॉटन अच्छा होगा, कपड़ा अच्छा बनेगा तो ज़्यादा अच्छे से प्रिंट्स वगैरह हम कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत बूस्ट मिलता है इंडिया में, बिकॉज हमारे पास कॉटन बहुत ज़्यादा बनता है, राइट। सो द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लाटू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, लीडिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। तो आपको ये पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल्स देखने को मिलेंगे। ना द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स, अब इसी के ऊपर जब हम जाते हैं, है ना। अब देखो यार, ये हमारा ये वाला चीज़ बनाने नहीं आती है ना, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं हो पा रही अपनी। तो ये वाला जो पूरा एरिया हमारे पास रहता है, उत्तर प्रदेश वाला, जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से लेके आता है, ये हमारा पूरा जो गंगा के किनारे जो सारा हमारा प्लेन्स चल रहा है, दैट इज़ बेसिकली जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स, जो बाद में जाके हमारे फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल पूरा जो चल रहा है, आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। बिकॉज आप सभी को पता है कि जहाँ पे ज़्यादा रिवर्स वगैरह रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ का जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, तो वहाँ पे हमारा कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में आपको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ का जो लैंड जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस चीज़ में। एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या है, आपको लगेगा कि लोग भी ज़्यादा रह रहे हैं। एंड इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स जो पूरा हमारा यहाँ तक चल रहा है, ये वाला जो पूरा जोन आपका चल रहा है, वो क्लियरली क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ये बहुत ज़्यादा हाईली कल्टिवेटेड लैंड हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगर हम बात करें इंडियाज फॉरेस्ट, दो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। तो ऐसा नहीं कि इंडिया की अगर हम बात करते सिर्फ एक ही जगह सारे फॉरेस्ट हैं, है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग एरिया से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया कवर हमारे इंडिया में है। अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, वी हैव गुड क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ द नेचर। ऐसा नहीं है, हमें इन्वायरमेंट ने बहुत कुछ दिया है इंडिया को। हमारा नेचर जो है, हम बोलते हैं ना, दैट इज़ वाई हम बहुत पूछते हैं हमारे कल्चर में इंडिया को, धरती माँ को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, coal and natural gases are found in the country. India alone accounts for nearly 20% of the world's total iron ore reserves. Bauxite, copper, chromate, diamonds, gold, lead, ignite, manganese, zinc, uranium, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपने देखा होगा अधिकतर इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ होते हैं एंड आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि इंडिया में अगर हम बात करें 20% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो बिहार झारखंड वाला जो पूरा एरिया आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको कितने अच्छे से पूरा कोल वगैरह सब मिलता है। तो ऑफकोर्स जमशेदपुर फेमस टाटा, है ना, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। So we need to understand कि India has a lot to offer. India has a potential. Why everyone in the history wanted to come and capture India? Because India के पास ये सारी चीज़ें थी, right? However, the developmental activities in India have resulted in the pressure on its finite natural resources, beside creating impact on human health and well-being, right? Take a screenshot. Fast. जल्दी से इसका screenshot लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स, मुझे पता है, जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो।
तो हो सकता है कि थोड़ा आपको ना ये चीज़ ऐसा भी लगे कि यार हम ये क्या पढ़ रहे हैं, तो बहुत बोरिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बोरिंग है। ठीक है, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तो आपको मान के चलना है कि 6 में से 6 चाहिए। अगर आपको बोरिंग लग रहा है, आप अच्छे से नहीं लिख पाए, तो सामने वाले ने आपको पता चला सिर्फ 4 दे दिए, फिर 3 दे दिए, तो गए ना आपके नंबर, जहाँ पे इतने सिंपल से में आने चाहिए। और बाकी आप भूल गए क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है हमारे पास, और भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर्स हैं। तो इसलिए जो चैप्टर आपको लग रहा है ईजी है, इसमें नंबर आसानी से आ सकते हैं, तो और डबल मेहनत करो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन है उसमें मैं फुल लेकर आऊँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ टैक्सोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So what does it mean? Contrasts between two things that are or are represented as being entirely different. For example, poverty is causing environmental degradation through cutting down of trees to use fuel as wood. Overgrazing of animals, pollution of water resources, encroachment into forest land. तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई गरीबी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पड़ रहा है। तो एक सिनेरियो क्या कह रहा है कि भाई जो पुअर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, बिकॉज भाई एक तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पल्यूट कर देते हैं, हाइजीन ज़्यादा रहता नहीं, हम सभी को पता है। एंड जो वुड वगैरह वो यूज़ करते हैं फॉर फ्यूल, है ना, क्योंकि अधिकतर के पास चूल्हा वगैरह नहीं रहता, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टोव नहीं रहता, तो इसलिए वो सिलेंडर्स नहीं रहते, तो वही लकड़ी वगैरह जला के, नहीं तो वो उपले जो होते हैं जो बनते हैं उनके उस थ्रू वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्लियरली कहीं ना कहीं एक तरीके से पोल्यूशन तो ज़्यादा जनरेट करती है। तो हम क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ, हर एक जो इन्वायरमेंटल रीज़न है इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी की वजह से है। एक सिनेरियो ये कहता है कि पुअर है वो सारी चीज़ों को कर रहा है। सेकेंड सिनेरियो मेरा ये कहता है जो अफ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का मतलब इनके पास अंधा पैसा है भाई, है ना, मीन्स दोज हु आर रिच, वो भी तो अपनी ज़रूरतों पर बिल्कुल लगाम नहीं लगा रहे हैं, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। सो बेसिकली affluence in living standards is causing environmental degradation because with affluence the demand for goods and services increases. Higher demand necessitates the need for increase in production. For increasing the production, the demand for the finite natural resources increases. It raises the pollution resulting from more vehicles and industries. तो जैसे कि आप सभी को पता है, चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक गाड़ी में भी काम चल सकता है। अगर हमारी छोटी सी फैमिली है तो एक गाड़ी में काम चल जाएगा, ज़्यादा से 2 या 3। लेकिन किसी किसी को शौक रहता है कि नहीं यार 5-6 गाड़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ठीक है आपका शौक वो ठीक है, लेकिन आप ये देखो क्या वो शौक नेसेसरी भी है, क्या उसकी जगह हम कुछ और नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते क्या, ये क्वेश्चन रहता है। जस्ट बिकॉज यू हैव मनी इट डजंट मीन्स कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए। थोड़ी हम ये भी देख सकते हैं कि जितनी की नीड है आप उतना करो, इन्वेस्ट समवेयर ना, इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन। हम ये नहीं कह रहे कि शौक पूरे मत करिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। दैट इज द मेन थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट, राइट। तो भैया एक गाड़ी में काम चल सकता है लेकिन 50 गाड़ी रख के आनी है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा ही करेगा ना। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो अब, चलो समझे कि नहीं समझे इस चीज को? डन, ओके। नाउ air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation, and wildlife extinction are some of the most pressing environmental concerns of India. The priority issues identified are land degradation, degradation of forest or deforestation, soil erosion, biodiversity loss, and air pollution. ये सारी चीज़ें बचपन में देखी हैं कि नहीं देखी? देखी मतलब डिस्कस करी हैं। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या रहता है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से दिक्कत वाली चीज़ें ही हैं, है ना। समझ गए इस चीज़ को? पक्का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक तुम लोग को ऑलरेडी आता है तो जल्दी से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन।
So land degradation refers to a decline in the overall quality of soil, water और vegetation condition commonly caused by human activities. हर एक चीज़ human activities की वजह से ही हो रहा है, राइट तो जब भी जो लैंड की जो क्वालिटी है आप उसमें एक तरीके से डिक्रीज दे रहे हो। देखो लैंड पे तो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर उसकी क्वालिटी एक तरीके से ख़राब हो जाएगी, ना ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, वो भी आपको एक तरीके से ये चेन रिएक्शन की तरह होता है। आपको लगता है एक ही जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। एक जगह कोई चीज़ खराब होती है उसका आपको चेन रिएक्शन आपको थ्रू आउट सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल कम हो गया, वाटर आपका खराब हो गया, वेजिटेशन कंडीशंस भी आपकी खराब हो जाएगी, वो क्या होता है बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिग्रेड करना, कम हो जाना, right? It occurs through natural and man-made processes of wind erosion, water erosion and water logging. Clear? तो जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल एंड मैन-मेड प्रोसेसेस की, विंड इरोजन क्या होता है, हवा की वजह से इरोजन हो जाना, है ना। वाटर इरोजन पानी की वजह से जो अपर लेयर होता है ना। सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि सॉइल है उसका जो अपर मोस्ट लेयर होता है ना, ये छोटा छोटा पानी की वजह से, हवा की वजह से जब ये डिस्प्लेस हो जाता है और दूसरी जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है सॉइल इरोजन, या आप विंड इरोजन भी बोल सकते हैं, वाटर लॉगिंग भी आप बोल सकते। वाटर लॉगिंग इज डिफरेंट कि जब आपका वाटर एक जगह ही इकट्ठा हो जाए। सो इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन मेनली बिकॉज ऑफ अनस्टेबल यूज एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आप ये कहीं ना कहीं देख सकते हो कि हमारा जो एक मैनेजमेंट है वो एक वीक है, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर तरीके से लैंड का अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि और डिग्रेड होने लगा है। क्लियर, समझ गए। देखो डेफिनेशन तो लिख लो इसकी, बाकी की कहानी आप खुद लिख लोगे, ये बात मैं भी जानती हूँ, उसमें मुझे कोई शक नहीं है आप लोगों पे, मुझे पता है यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन दैट। लेकिन मेरा मेन इशू स्टूडेंट्स अभी यही है ना, मेरा मेन इशू यही है आप सभी से कि कम से कम आप लोग इतना लिख लो कि डेफिनेशन लिख लो, बाकी की कहानी आप लिख लोगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी आप लिख लोगे, लेकिन डेफिनेशन है ना ये इंपॉर्टेंट वाली, ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको तो आप लिख ही लो कम से कम। बाद में फिर अपनी कहानी तुम्हें जो लिखनी है आप लिख लेना, ठीक है। डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स लिख लो, बाकी आप उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली चीज़ें हैं, वो आप डिटेल में लिख सकते हो अपने मन से। आई हैव नेवर टोल्ड माई स्टूडेंट्स टू मग अप थिंग्स एज गिवन इन द बुक। चलो now such kind of degradation leads to the loss of invaluable nutrients and lower food grains production. Poor land use practices are responsible for the rapid land degradation in India. तो ऑफ कोर्स अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फूड प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आएगा, ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी। क्लियर, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ओके। नाउ व्हाट आर द कॉजेस, पहला है हमारे पास लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना पेड़ों को मत काटो, लेकिन हम तो उनमें से हैं जो हम बोलते हैं सेव ट्रीज, किस पे लिख के, पेजेस पे लिख के। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब सभी को पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी होती है, तो लाइफ स्टॉक के लिए भाई उनको चारा के लिए उनको चाहिए घास फूस, तो उसके लिए क्या होता है वो डिफरेंट लैंड पे जाते हैं, तो क्या होता है ओवरग्रेजिंग की वजह से भी कई बार लैंड डिग्रेड हो जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप एक तरीके से हड़प रहे हो फॉरेस्ट लैंड को, अपने हैबिटेबल यूज़ के लिए बना रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है वाइल्ड लाइफ भी परेशान हो रहा है और फॉरेस्ट एरिया भी कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, नॉन अडॉप्शन ऑफ एडुकेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो उतना ज़्यादा कंजर्वेशन के मेजर्स आप लेकर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शंस। ठीक है, तो अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड फॉडर इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि बेसिकली आप लोग जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो वो सही नहीं है और ये ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, ये कॉजेस हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। आई नो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, अपन बहुत होशियार हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच समझ के सारी चीज़ों को यहाँ करना है। क्लियर,
नेक्स्ट है हमारे पास इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब भैया एक साल हमने ये उगाया फिर दूसरे साल ये उगाया, या रोटेट करते रहना क्रॉप को, बिकॉज इससे सॉइल का थोड़ा कंजर्वेशन बना रहता है। लेकिन जब आप उसको ढंग से नहीं करते हो तो आपकी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो अगर मैं बात करूँ आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन की, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत बेनिफिट्स हैं, हम ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया का स्टेटस था जब उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, वी क्लियरली नीडेड अ रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एंड दैट इज़ वाई हमने कोशिश करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा था टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इससे वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, प्लस स्टूडेंट्स वी ऑल्सो यूज टू यूज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल बेस्ड रहते थे, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होनी चाहिए थी। So all the three conditions were necessary, whether it's for high yielding variety seeds, whether it's for your chemical fertilizers or it is your irrigation facilities. ये तीनों ही चीज़ों में हमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन ऑफकोर्स हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जो हम लोग ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये केमिकल बेस्ड थे, जो कहीं ना कहीं सॉइल की क्वालिटी को, पोल्यूशन को एक तरीके से एनहांस कर रहे थे। तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, इनप्रॉपर प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। नहीं तो कई बार एक एरिया कुछ ज़्यादा इरिगेटेड हो रहा है, एक बिल्कुल इरिगेटेड हो ही नहीं रहा, सिर्फ इरिटेटेड हो रहा है। सो दैट इज़ वाई मीन्स इरिगेशन का भी एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने कई बार देखा जो ड्रिपिंग सिस्टम इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक जगह तो बहुत अच्छे से वाटर सप्लाई, दूसरी जगह है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेसिव ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी। तो ये तो कैरिंग कैपेसिटी को हार्म कर रहा है। देखो ग्राउंड वाटर भी आजकल बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गया है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल वेस्ट, सॉरी केमिकल्स। देखो जब हम लोग बात करते हैं इसकी, अगर हम लोग किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं केमिकल बेस्ड, तो कहीं ना कहीं वो रूट्स के थ्रू अंदर सॉइल में भी जा रहे हैं और धीरे धीरे जाके हमारे ग्राउंड वाटर को भी एक तरीके से कंटामिनेट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। क्लियर? एंड द पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल। एंड नेक्स्ट वी हैव इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग को याद है, हम लोग पढ़ते थे एट्थ स्टैंडर्ड में कि एश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते थे कि एक जगह जाए, ठीक है, वहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया, फिर उसको जला दिया, फिर दूसरी जगह गए, फिर कुछ टाइम बाद वापस उधर आके कल्टीवेशन करना शुरू किया। तो ये भी एक तो एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी भी एक तरीके से डिग्रेड होएगी। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done? Some facts and the figures about land degradation for your reference. Now, अब ये रेफरेंस के लिए हैं, जो हमारे पास ये टोटल फिगर्स हैं मैं बता दूंगी कौन कौन से याद करने हैं। So according to the Indian Agriculture in Brief 27th edition 2000, about 174 million hectares, that is 53% of the total land area of the India, is facing the serious problem of land degradation. यानी भाई आधे से ज़्यादा तो हमारा लैंड की क्वालिटी खराब है। प्लस out of 174 million hectares, 144 million hectares is subjected to soil erosion through water and wind. तो आधे से ज़्यादा पहले तो लैंड डिग्रेड है, प्लस इतना एरिया हमारा सॉइल और वाटर इरोजन के चपेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस 30 मिलियन हेक्टेयर्स इज सब्जेक्टेड टू अदर प्रॉब्लम्स। तो मतलब फिर बचा क्या, हर जगह दिक्कत है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट। जब तक पॉपुलेशन को कंट्रोल पे नहीं लाएंगे कुछ भी नहीं सुधरने वाला है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके। Now, degradation of forest and deforestation. So deforestation involves the permanent destruction of the indigenous forest and the woodlands. It refers to the cutting, clearing and the removal of rainforest, where land is thereafter converted into a non-forest use.
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट एरिया को आपने रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया? जब आपने पेड़ों को काट दिया। जब आप मेजर पोर्शन को इंक्रोच करके उसका आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो ऑफकोर्स क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन इज राइजिंग एट सच अ रैपिड स्केल दैट हैज़ टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। अब देखो आपको ना थोड़ा डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे। क्रिसमस ट्री या कोई भी पेड़ आप ले सकते हो। जब हम लोग ये पेड़ की बात करते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा बहुत जगह है ना कि कोई लैंड को खरीदा गया है कि अब इस पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, यहाँ से पेड़ काट के हमने 500 सैम्पलिंग्स नई जगह लगा दिए और सब बढ़िया खुश, बहुत उम्दा काम किया है आपने। आप ये बताइए कि एक पेड़ को बढ़ने में कितना समय लगता है? हम बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। पहला सिनेरियो क्या कहता है कि जो एक रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, आपको देखना कि अब्स्ट्रैक्शन उतना तो नहीं कर रहे हैं। आपने 500 उगाड़ तो दिया और 500 आपने सैम्पलिंग भी लगा दिए, लेकिन क्या ट्री जितना एक प्रोवाइड करता है नेचर को, क्या उतना 500 सैम्पलिंग सभी कर पाएंगे? अगर आपको 10 साल बाद पेड़ निकालता, आप 10 साल पहले अपने सैम्पलिंग्स को लगाते और उसके बाद आप सारी चीज़ों को करते, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इकोनॉमी को तो डेवलप करना है। लेकिन यू नीड टू सी दैट कि आप इसको इससे रिप्लेस एकदम से नहीं कर सकते, इट विल टेक ग्रेजुअल टाइम। और 500 में से 500 सैम्पलिंग उग जाएंगे ये भी गारंटी नहीं होती है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म पे, राइट। सो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली अभी बढ़ रहा है and the per capita of the forest land in the country is only 0.08 hectare against the requirement of 0.47 hectares to the meet basic needs। तो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी हमारे कम पड़ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो ना, जितने फॉरेस्ट थे आप उनको भी कम कर रहे हो, तो वाइल्ड लाइफ भी आपकी लाइफ से फिर एक तरीके से इंटरफेरेंस आपको देखने का मिलेगा। फिर आप मत बोलो कि यहाँ पे हमें टाइगर दिख गया, हमें यहाँ पे लायन दिख गया, अब आप उनके घर में जाओगे तो फिर वो बाहर तो आएंगे ना ऐसे निकल के। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करोगे, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। So there are very serious and the dangerous consequences of forest depletion, like chances of more floods, soil erosion, heavy salation of dams and changes in the climate. For a brief discussion, जैसे कि we have Apku movement, we have Chipko movement also is also there. Apku movement basically आपको दिखेगा हमारे कर्नाटका या सदर्न साउथ स्टेट्स में दिखेगा, जो कहीं ना कहीं चिपकू मूवमेंट से ही एक तरीके से इंस्पायर्ड था। चिपकू मूवमेंट में क्या होता था कि भाई जो वहाँ के जो ट्राइबल एरिया थे, जो वहाँ के लोग थे, वो एक तरीके से पेड़ों को कट नहीं देते थे। दे वाला कि हम एक तरीके से मर जाएंगे लेकिन आप पेड़ों को मत काटो, तो उससे वो चिपको मूवमेंट फेमस हो गया था, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज washed away through excessive rains and flood and air की वजह से भी होता है। Now, deforestation is one of the major reason for the soil erosion। अगर हम पेड़ की बात करें, पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, वो एक तरीके से सॉइल को अपने साथ बांध के रखती हैं। अब जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे वो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगा। तो अगर सॉइल अगर बंधा हुआ नहीं है, अच्छे से टाइटली बंधा हुआ नहीं है विद द एनवायरनमेंट, तो ऑफकोर्स वो ऐसे इरोड होता चला जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि जो सॉइल इरोजन है, ये जो लैंड हमारे पास सॉइल है, अगर यहाँ पे जितनी ज़्यादा रूट्स रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज उतना ही ज़्यादा जो सॉइल है बंधा रहेगा। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन आप ज़्यादा कर दोगे तो आपका सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली। So soil erosion takes place when the surface soil is washed away through excessive rains and floods. Next क्या है? Deforestation is one of the major reason for soil erosion. Now as per the estimates, soil is being eroded at a rate of 5.3 million tons a year, which is excess of the recharge capacity. As a result, country loses 0.8 million tons of nitrogen, 1.8 million tons of phosphorus and 26.3 million tons of potassium every year. अब ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है मुझे ये पता है आप लर्न नहीं कर पाओगे, तो ये आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन इंडिया नहीं, ठीक है, सॉइल इरोजन वी कैन से दैट वी लूज कैपेसिटी, रिचार्ज कैपेसिटी
से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वी कैन से दैट चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हमारा फॉस्फोरस हो, ऐसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो भी सॉइल इरोजन की वजह से कम हो जाते हैं. सो यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट सॉइल इरोजन वी कैन से द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट things which are need for the substantial or to sustain the life, we can say that the phosphorus and the nitrogen, which is very important for vegetation, are also getting degraded. Clear? Take a screenshot now fast, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. देखो डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, ये सारी चीजें बचपन में पढ़ी है, लेकिन कैसे लिखना है ये हम भूल चुके होंगे, इसलिए इसको रिवाइज करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लियर? समझ गए? ओके, डन. Now we have the quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons. ये वाला जो पॉइंट आप इसको याद रख सकते हो. Now, India supports approximately 17% of the world's human and 20% of the livestock population on mere 2.5 of the world's geographical area. The high density of population and livestock and the competing use of land for forestry, agriculture, pastures, human settlements and industries exert an enormous pressure on the country's finite land resources. तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा, और साथ ही में आपके लिए इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा. राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है. राइट? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन. नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस. So biodiversity is defined as the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are a part. Now the conservation and the sustainable use of biodiversity is the fundamental to ecological or sustainable development. Biodiversity loss has serious economic and social cost for any country as many plant and animal species are severely threatened by the destruction of their habitat and the overexploitation of resources. So there is an immediate need for diversity conservation. जब लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी का मतलब क्या रहता है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया में हर चीज़ की डाइवर्सिटी है. जब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो टेरेस्टेरियल हो, मरीन हो, लैंड हो, एक्वेटिक हो, हमारे पास अलग अलग स्पीशीज़ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड द कॉजेज ऑफ वेरियस कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, हम ये बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो एट स्टेक. उसके कंजर्वेशन के लिए भी गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, ऐसे जोन्स बना रही है जहाँ पे चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. लेकिन ऑफ कोर्स हमने काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से लॉस कर दिया, जो एक कंट्री को इकोनॉमिकली भी, सोशली भी हर तरीके से हार्म कर रही है. ठीक है, और इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह भी देखने को हमें मिल गए हैं. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन. Next we have is air pollution. So air pollution is the presence of materials in air in such a concentration which are harmful to man and the environment. In India, air pollution is widespread in urban areas where vehicles are the major contributors and in the few other areas which have a high concentration of industries and thermal power plants. तो एयर पोल्यूशन तो आई थिंक ये सबसे सिंपल है, पोल्यूशंस में सबसे इजी है. एयर पोल्यूशन का मतलब है कि जो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं टू गेट अ गुड एयर,
बिकॉज एयर में ही तो ऑक्सीजन है भाई। तो अगर वो भी अपने पास बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड आएगा तो आप समझ सकते हो कि कैसा हम लोग का कंडीशन हो सकता है, कितने सारे डिजीजेस हमें हो सकते हैं। वी ऑल नो द क्वालिटी ऑफ एयर इज डिग्रेडिंग स्पेशली इन दिल्ली एंड अदर मेट्रो सिटीज़। आप देख सकते हो दिल्ली में मेन कारण ये आ जाता है बिकॉज जो एग्रीकल्चर जो बर्निंग होती है उस टाइम पे पूरा हरियाणा वगैरह साइड वो सब दिल्ली की तरफ से आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। दिवाली के टाइम पे 2 दिन तक दिल्ली का स्काई नहीं दिखता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एयर पोल्यूशन का नतीजा है, राइट। सो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब ऐसे मटेरियल्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं जो एक तरीके से हार्म कर सकते हैं किसी भी मैन को और उधर के एनवायरनमेंट को। In India, air pollution is widespread in urban areas where vehicles are the major contributors, and in a few other areas which have a high concentration of industries and thermal power plants. जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा हैं, वहाँ पे एयर पोल्यूशन और भी ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ताजमहल वाला, right? So vehicular emissions are of a particular concern as these are ground level sources and have the maximum impact on the general population. तो of course जो vehicle की वजह से है ना जो पोल्यूशन होता है, इसलिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अब जो नुकसान था वो तो काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन अब और ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, सो वी नीड टू गो फॉर इट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। क्लियर? आई थिंक एयर पोल्यूशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी है टू अंडरस्टैंड। The number of motor vehicles increased from 3 lakh in 1951 to 6.7 crores in 2003 and 14.18 crores in 2011. अब गिरोगे तो और भी ज़्यादा हमारे पास 20 के पार ही हमारे पास जाने वाला है, बिकॉज अब तो लग्जरी भी एक चीज़ हो गई है। एक तो पहले तो ज़रूरत की चीज़ होती है, ज़रूरत के अलावा लग्जरी की चीज़ हो गई है कि एक नहीं 50-50 गाड़ियाँ रखोगे तो यही होएगा, right? So personal transport vehicles, two-wheelers and cars only constitute about 80% of the total number of registered vehicles, thus they are contributing significantly to the total air pollution load. तो चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे हमारे पास हमारी कार्स हो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। However, this achievement comes with unwanted and unanticipated consequences like unplanned urbanization, pollution and the risk of accidents. The Central Pollution Control Board has identified 17 categories of the industries, large and medium scale industries, as a significantly polluting. तो देखो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आपने देखा होगा एक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जहाँ पे बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको बोला जाता है कि एज अ सोसाइटी की तरफ भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको आपको पूरा करना चाहिए। वैसे सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करते हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री, आपका जो बिजनेस है, कंपनी है, ऐसी चीज़ों में डील करता है जो अर्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, तो आपको उसके रिपरकशंस के बचाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जो उसका इम्पैक्ट कम कर दे, राइट? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। CBCB क्या है, जल्दी बताओ। CBCB क्या है हमारे पास? पहले हमारे पास है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद रखना है CPCB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कितनी उन्होंने आइडेंटिफाई करी है? 17 कैटेगरीज, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। Okay. Now, what are the various ways through which we can, to some extent, control air pollution? है ना, तो पहला क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाए, जो काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, सबको अपने टाइम से पहुंचना है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा। सो द एयर पोल्यूशन कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड द प्रॉपर्टी. It has resulted in the ozone depletion, which is leading to the climate change. So there is a serious need to take steps to control it. Some of the ways to control air pollution are: first, we have the promotion of public transport like use of Delhi Metro instead of private vehicles. Steps should be taken for effective traffic planning and management.
प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन व्हीकल्स लाइक यूज ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक तो वो ज़्यादा प्राइवेट है ना, इट्स बेटर हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, आप लोग ज़्यादा CNG वगैरह का यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज एक तरीके से हमारे पास ये रिन्यू भी इतनी जल्दी नहीं हो सकते, तो ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करो जो कम हार्मफुल हो प्लस कैरिंग कैपेसिटी के विद इन हो, है ना। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप सभी। क्लियर? Now, use of cleaner fuels such as LPG in households to reduce indoor air pollution. तो भैया लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल मत करिए, ऐसा चूल्हा वूल्हा मत बनाइए, उसकी जगह LPG लगा लीजिए, दैट इज द मेन थिंग। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, LPG। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड्स, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉनिटरिंग एंड द रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑफकोर्स अगर इवैल्यूएशन सही तरीके से होगा, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलेगा तो चीज़ें बेटर कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर चलता नहीं है तो दिक्कतें हो जाती हैं, राइट। क्लियर, समझ गए इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं। आई थिंक बचपन से आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तो दिस इज नॉट एट ऑल समथिंग विच इज़ टोटली न्यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अभी मैंने आपको बताया भी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, राइट। ये 1974 में आया है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन इंडिया, द गवर्नमेंट सेट अप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974। तो किसके लिए था, ये था बेसिकली आपके वाटर एंड एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो ये याद रखना है, एंड दिस वाज फॉलोड बाय द स्टेट्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड्स टू एड्रेस ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो जो भी एक प्रोटोकॉल टाइप का आपका बना दिया कि अगर किसी अपने स्टेट को भी अपने खुद का एक डिपार्टमेंट बनाना है, कोई रेगुलेशंस बनाने हैं, कोई बोर्ड बनाने हैं, तो आप इस चीज़ों को कंसर्न में रखिएगा, ठीक है। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर, first, they investigate, collect and disseminate information related to water, air, land pollution by laying down standards for sewage, trade and effluent and emissions. This is very very important कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके हमारे मेन फंक्शंस क्या हैं, कि पहले तो भाई इन्वेस्टिगेट करो कि क्या दिक्कत है, कलेक्ट करो डेटा को, और फिर उसको आप देखो इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे पास वाटर, एयर, लैंड पोल्यूशन आया है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स निकालो कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए। सेकेंड क्या हो जाएगा, दीज बोर्ड्स प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीनिनेस ऑफ स्टीम्स एज वेल एज प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। पहले तो आपने इन्वेस्टिगेट किया, कलेक्ट किया, स्टैंडर्ड सेट करे। पहले क्या आप किया, आपने इन्वेस्टिगेट किया, डेटा कलेक्ट किया और स्टैंडर्ड्स को ले डाउन किया, ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस दिया है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, दीज बोर्ड्स ऑल्सो कैरी आउट स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। तो आपने R&D में भी पैसा लगाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सो दीज बोर्ड्स ऑल्सो कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड फॉर देयर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट। तो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो, ये जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, पहला फंक्शन क्या है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे पास है, ये 1974 में आया है। इसका मेन क्या चीज़ थी कि वाटर एंड एयर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए जो ये बोर्ड है क्या क्या फंक्शंस ले आउट करता है, पहले तो इन्वेस्टिगेट करना, डेटा को कलेक्ट करना, एंड साथ ही में जो हमारे पास डेटा आया है उसके बेसिस से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को ले आउट करना। सेकेंड क्या हो जाएगा, जो हमने स्टैंडर्ड्स को बनाया है उसी के बेसिस पे टेक्निकल असिस्टेंस देना, किसको, स्टेट बोर्ड्स को या डिफरेंट कंपनीज को, कि आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशंस को। देन हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत हद तक करना, ताकि नए तरीके आ पाएँ जिससे हम लोग एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कर पाएँ। क्लियर, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन।
They also organize through mass media comprehensive mass awareness program for the same. Next क्या हो जाएगा, हम चाहते हैं कि एक social awareness लोगों के बीच में आए, ठीक है. They also prepare manuals, codes and guidelines, क्योंकि मैंने आपको standards के बारे में बताया ही, ठीक है, टू ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजेबल ऑफ द सीवेज एंड द ट्रेड एफ्लुएंट्स. तो जो भी हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी आपको हम बोल सकते हैं कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस. नेक्स्ट है हमारे पास दे असेस द एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना. असेस भी करना कि हम लोग बेसिकली देखेंगे जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है उसके लिए टेस्ट किया जाता है. नाउ state boards periodically inspect every industry under their jurisdiction through their district level officials to assess the adequacy of treatment measures provided to treat the effluent and the gaseous emissions. तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. Clear? Take a screenshot of it. They also provide background air quality data needed for the industrial siting and the town planning. They monitor the quality of water in 125 rivers, wells, lakes, creeks, ponds, tanks, ड्रेन्स एंड योर कैनाल्स, है ना. तो ये जो क्वालिटी ऑफ वाटर है इसको भी देखना रहता है, बिकॉज एट द एंड ये जो वाटर है यही तो दूसरों के घरों तक पहुंचेगा एंड इसी के थ्रू काफ़ी डिजीजेस वगैरह भी पहुंच सकते हैं. तो अगर आप इसका टेस्ट नहीं करोगे तो आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी, राइट. एंड द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मे नॉट यील्ड रिवॉर्ड अनलेस वी कॉन्शियसली अडॉप्ट अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जब तक हम लोग का एक देखो, हम लोग पढ़ते हैं ना बिजनेस स्टडीज में, आप लोग पढ़ते हो यूनिटी ऑफ कमांड, एक पढ़ते हो आप लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो अगर सेम डायरेक्शन में सब लोग नहीं सोचेंगे तो आपके लिए अपने गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो वी नीड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं. क्लियर, समझे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीरीज, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So sustainable development is the development which will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by the current generation. यानी at least हम ये नहीं बोल रहे आप उनको better quality of life नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो आपको मिला है उससे कम भी उनको नहीं मिलना चाहिए. Just because आपको जो resources मिले थे आपने उसको exploit कर दिया, उसको over exploitation कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आने वाली generation suffer करे. अगर आप उनको एक better situation नहीं दे सकते हो तो at least उनको एक ऐसा situation दो जो आपको मिला था. क्लियर, फाइन स्टूडेंट्स. तो ये हमारे पास एक मेन क्राइटेरिया हो जाएगा किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. एंड द बेसिक एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू इंश्योर दैट प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव स्टॉक ऑफ quality of life for the next generation which is no less than what we have inherited. तो जो quality of life, जो facilities, जो resources आपको मिले हैं at least उतना तो उनके लिए बचा के रखो कि उतना तो आप उनको दे दो. Don't be so selfish, right? And the environmentalists have used the term sustainability in attempt to clarify the desired balance between economic growth on the one hand and the environmental preservation on the other hand. तो मानते हैं कि economic development ज़रूरी है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ये हम सजेस्ट करें कि दोनों को ही आपको बैलेंस करके चलना है और इसको बैलेंस करके चलने को ही हम एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लॉन्ग टर्म से बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म व्यू से, कि हम ये नहीं कह रहे कि अभी आप अपनी लाइफ मत जियो, सब बंद कर दो, कुछ मत करो, कुछ मॉडर्नाइजेशन मत करो, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करो, कि अब आगे का ही संभाल के रखते हैं, वैसा कुछ नहीं कह रहे. पर हम ये बोल रहे हैं आज भी आपकी कोई चीज़ों को कुछ गलत ना हो, ना आपको ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि सेल्फिश होकर आप ही सब यूटिलाइज़ कर रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बच रहा. सो दैट इज़ वाई अब जो आप डेवलपमेंट यहाँ से जब भी हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखो कि
ऐसा डेवलपमेंट करना है जो आपके लिए भी अच्छा रहे और सामने वाले आने वाली जनरेशन उसके लिए भी अच्छा रहे और साथ ही में हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ गार्ड करके चले। तो ये कुछ आप बोलोगे इसमें तो सब चीज़ें आ गई मैम, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, जब हम लोग इतना अच्छा दिमाग हमें दिया है ना, ह्यूमंस ने क्या अचीव नहीं किया है, तो हम क्या ये अचीव नहीं कर सकते? वी कैन फाइंड मल्टीपल डिफरेंट वे, सब्स्टिट्यूट्स, है ना, जिसके थ्रू हम लोग अपना मॉडर्नाइजेशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, अपना डेवलपमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें हार्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हमें इन सारी फील्ड्स पे भी लगाना चाहिए ताकि हमारे पास एक बेटर क्लैरिटी लेकर आए कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को हम लोग रियल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। क्लियर? नाउ, for economists, a development path is sustainable if the stock of overall capital assets remain constant or rises over time. The term sustainable development has its origin in the International Union for the Conservation of Natural Resources in 1980 World Commission Strategy Report. According to the Commission, sustainable development refers to the development that meets the need for the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So this is the definition according to the commission which was held in 1980, जहाँ पे सबसे पहली बार आपका सस्टेनेबिलिटी की बात हुई थी। उसमें हमने क्या बोला है, ये कमीशन क्या बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो हमारी आज की जो ज़रूरतें हैं उसको तो पूरा करता ही है, मतलब द मीट्स द नीड्स ऑफ फॉर द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी आप अपना भी काम करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ उस कॉस्ट पे नहीं कर रहे कि आने वाले जनरेशन्स के पास कुछ है ही नहीं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? नाउ, sustainable development is a development which meets the basic needs, employment, food, energy, water, housing of all people, particularly the poor people, and ensures growth of agriculture, manufacturing and service sector to meet these needs. तो सबसे पहले तो जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो फुलफिल होनी चाहिए। एंड स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअर पीपल की, उनके जो बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक नीड्स हैं, वो तो फुलफिल होना ही चाहिए। आज के टाइम पे नौकरी होना, कपड़ा होना, है ना, अपने लिए खुद का मकान वैसे तो आजकल पॉसिबल, लेकिन फिर भी चलो आपके पास अपनी छत है ना, उसके अलावा फूड हमें जो चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की होती ही होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। देन वी हैव इंश्योर्स ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू मीट दीज नीड्स। तो ऑफकोर्स अगर ये सारी नीड्स फुलफिल करनी है तो ये जो हमारा इकोनॉमी है उसको अच्छे से रन करना पड़ेगा, जहाँ पे जो तीनों सेक्टर्स हमारे पास आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को, है ना? ओके। नाउ, what are the aims of sustainable development? So sustainable and equitable use of resources to meet the needs of the present and the future generation without causing damage to the environment, to prevent further damage to our life support system, and to conserve and nurture the biodiversity and other resources for long term food security. तो पहला क्या चीज़ है कि आप सस्टेनेबल के साथ इक्विटेबल डेवलपमेंट की कोशिश करो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको सेम चीज़ मिलनी चाहिए, एंड इक्विटी का मतलब होता है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। सो वी एम फॉर इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी। क्लियर? सो दैट इज़ वाई सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल हम लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकेंड, हमारा सिनेरियो ये कहता है कि और ज़्यादा डैमेज ना हो, ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। एंड थर्ड कहता है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ वगैरह सब है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, कोई भी एंडेंजर्ड ना हो, साथ ही में फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिक एम्स हो जाएंगे किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? Okay. Now, how to achieve sustainable development goals? तो वैसे कि आपको पता है, आप लोग आई थिंक हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी हैव अराउंड 17 गोल्स जो कि सेटअप हैं बाय द यूएन, एंड जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है कि आपको ये फुलफिल करने हैं। लेकिन इन जनरल ऑल्सो जो हमारी कोई भी कंट्री जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है वो कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकती है। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो वी ऑल नो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक होता है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यूज़ का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिन्यू का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से
रिन्यू हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच का हमें डिफरेंस पता है। लेकिन क्या बात हुई थी जब हम लोग बात करते हैं कि आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ मत करो, आप ज़्यादा यूज़ करो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का, तो अभी हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ना, वो हम कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पा रहे। तो एक मेजर ड्रॉबैक हमारे लिए वो बन गया है। So renewable resources should be extracted on a sustainable basis. It means rate of extraction should not exceed rate of regeneration. ये हम लोग ने carrying capacity में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्सटीट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट मस्ट बी डेवलप्ड so as to maintain the flow of services over time. It means rate of depletion of non-renewable resources should not exceed the rate of creation of renewable substitutes. देखो आप दोनों में सेम क्राइटेरिया पढ़ रहे हो कि भाई जो भी आप चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी जो आपका रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है should not be more than your rate of regeneration. फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, आप उसको विद इन 100 ऑफ ईयर्स में ख़त्म कर दोगे तो आने वाले जनरेशन के पास क्या बचेगा। इसलिए हमने आपसे बोला था कि ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह आप लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करो। लेकिन व्हाट ह्यूमन सेड, हमने दोनों को ही एक्सप्लॉइट किया। मतलब जो पहला एक ऑप्शन जिसको बचाने के लिए हमें बोला था, आपने उसको भी ओवर एक्सप्लॉइट किया, और साथ ही में जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था आपने उसको भी ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। सो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ गया है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज ही। किसी की हाँ टाइम लिमिट थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा टाइम लिमिट है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला जो एक लॉ है, जो कैरिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहा है, उसका नहीं होना चाहिए कोई भी एक तरीके से, आप ये बोल सकते हैं दैट रूल शुड बी फॉलोड, राइट। तो हमने बोला आपसे कि भाई आप लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हटा के रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करो, लेकिन आपने उसका भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया। इसलिए उसको भी अब बोला जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करो। रिस्ट्रिक्टेड यूज़ मतलब सोच समझ के यूज़ करो। देखो अगर आपके पास अंधाधुन पैसा होगा तो आप कैसे भी उड़ाओगे, है ना। आपने 4 गाड़ियाँ खरीद ली, आप यहाँ चले गए, आप वहाँ पार्टी करने चले गए, आपके पास है पैसा तो आप उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगी तो आप बहुत सोच समझ के करते हो ना खर्च, कहाँ फीस देनी है, कितना बचाना है, क्या है, बिकॉज आपके वो उस चीज़ लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज को ऐसे ही ना सोच समझ के खर्च करना है। तो यही चीज़ हमें इंडिकेट करनी जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थर्ड है बिकम इनपुट एफिशिएंट। So technological progress should be made to become input efficient and not input consuming. It means effort should be made to produce more per unit of input. It will reduce the exploitation of resources. मतलब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई एक रॉ मटेरियल वगैरह यूटिलाइज कर रहे हो टू प्रोड्यूस समथिंग, तो उस रॉ मटेरियल का भी आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, फुल यूटिलाइजेशन करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि आपको कम से कम एक्सप्लॉइट करना पड़े। अगर मेरा किसी एक चीज़ से काम चल रहा है तो मुझे 4 चीज़ की ज़रूरत क्यों है, तो हमें उसी एक चीज़ को इतना अच्छा बनाना है कि हमें बाकी 3 चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि आपको जो भी आप इनपुट्स लगा रहे हो, बिकॉज जो इनपुट्स बनते हैं उसी से आपका आउटपुट जनरेट होकर आएगा प्रोसेसिंग होके, तो इनपुट को आपको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफकोर्स वी विल हैव टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन एक मेजर कॉज है इन्वायरमेंटल क्राइसिस में एंड उस चीज़ को बढ़ाता ही है। वी हैव स्टडीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, तो समवेयर वी वांट टू कंट्रोल पोल्यूशन एज वेल, राइट। सो पोल्यूशन इमिशन शुड बी लिमिटेड टू द अब्जॉर्बेड कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एक और चीज़ है पॉपुलेशन भी आएगा साथ में। पॉपुलेशन एक मेजर इशू है। मैंने हमेशा बोला कि कोई भी आप क्राइसिस उठा के देख लो, आज के टाइम पे पॉपुलेशन एक मेजर हमारा इशू बन के रह गया है। सो द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड टू अ लेवल विच इज़ विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑफकोर्स हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल अब पॉपुलेशन बढ़े ही ना, बस रोक लगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स एक सही तरीके से चीज़ों का हमें प्लान करने की ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा डिमांड पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ेगा। तो एक चेन रिएक्शन हमारा चलेगा जो कि हम नहीं चाहते कि वो ऐसा चले। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। Now, strategies for sustainable development. So, sustainable development will not only save the present generation from high opportunity cost
of negative environmental impacts but will serve the interest of the future generation also. The following strategies need to be adopted to achieve sustainable development. तो हमने आई थिंक ये देख ही चुके हैं कि why do we need sustainable development. Now quickly we are going to see the strategies जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका हो पाए. पहला क्या है, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या रह जाएगा, जैसे कि आप कोशिश कर सकते हो कि अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना कर दो कि आपके कम से कम नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स to meet its power needs, but both these sources have adverse environmental impacts. जो हमारा थर्मल एनर्जी हो गया, हमारे पास जो हाइड्रो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये दोनों ही के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक विंड पावर एंड सोलार रेज आर क्लीनर एंड ग्रीन एनर्जी. तो इनका यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था कि ऑफकोर्स इनका यूज़ करना हमें आ गया है, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन जितना हमें नीडेड है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन तो नंबर 1 है, तो जितना हमें नीडेड है उतना हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. बट आर नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस. तो ऑफकोर्स वी नो कि ठीक है, थर्मल एंड हाइड्रो को रिप्लेस करने के लिए विंड एंड सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जितना वो एक प्रोडक्शन करते हैं उतना उस लेवल तक का प्रोडक्शन अभी ये दोनों कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे पास नहीं आ पा रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास, इन एरियाज विद हाई स्पीड ऑफ विंड माइल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ हमने बच्चों ने पढ़ी है ना. आई थिंक गुजरात वगैरह साइड में आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको विंड मिल्स देखने को मिलेंगे जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Done. India is naturally endowed with a large quantity of solar energy in a form of sunlight. With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. कौन सी की हेल्प की वजह से, याद रखना है आपको, photovoltaic cells. Now both the sources, wind power and your solar rays, are totally free from pollution. Although their initial cost is high, आप देखो एक सोलार प्लांट अगर घर पे भी लगवाते हो तो अच्छा खासा खर्चा आपको बैठ जाएगा 1.5-2 लाख का, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, इनिशियल हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है हाई रहता है, लेकिन आपको कमिंग ईयर्स में आपको लगेगा कि नहीं, आपकी उसको रिटर्न मिल जाएगा आपको इस चीज़ का, राइट. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. जो मैंने अंडरलाइन किया उस वाली चीज़ पे ध्यान देना है बस. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स. So in urban areas, the use of compressed natural gas, that is CNG, is being promoted to be used as fuel. In Delhi, use of CNG in public transport has significantly lowered air pollution. तो CNG को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है. और नेक्स्ट क्या है, in rural areas, households generally use wood, duck cake और other biomass as fuel because these fuels have several adverse implications like deforestation, reduction in green cover, wastage of cattle dung and air pollution. तो जैसे कि आप सभी को पता है, अर्बन एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन रूरल एरियाज़ में, गांव में आज भी जो चूल्हे हैं उसके लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है ना. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पोल्यूशन को भी बहुत बढ़ाती हैं, इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रही हैं. तो इसकी जगह इट्स बेटर कि आप एक LPG खरीद लो एंड उसके थ्रू आप सारी चीज़ें करो. इसलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स वगैरह लेके आ रही है उस चीज़ के लिए, राइट. जैसे कि लिखा है, LPG and gobar gas is being promoted as they are cleaner fuels and helps in reducing household pollution to a greater extent. Clear? Take a screenshot. Done? नेक्स्ट है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स. देखो मिनी हाइडल प्लांट्स बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके माउंटेन्स वगैरह पे देखेंगे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं. तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आप एक हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, उसी का एक छोटा सा रूप आप लगा सकते हो कि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एरिया का तो इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगा. ऑफकोर्स पूरा आपकी जो सिटी है या पूरे स्टेट का या पूरे इंडिया का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना तो करिए, है ना. जस्ट बिकॉज लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो शॉर्ट स्केल प्रोडक्शन तो करना शुरू करिए. तो इवेंचुअली आप देखोगे कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. तो उसके लिए हम लोग लेके आते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स, यानी हाइड्रो प्लांट्स ही हैं ये, ठीक है. इन माउंटेन्स रीजन्स एंड परपेचुअल स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड दीज स्ट्रीम्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी via turbines through mini hydel plants.
right? And such power plants are more or less environment friendly and generate enough power to meet local demands. कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, right? And moreover, large scale transmission towers and cables are also not required in such plants. तो of course ये एक better हमारे पास हो सकता है resource as compared to कि large hydro plant आप सेटअप करो. अगर आपको दिख रहा है जो hilly areas है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा streams and छोटी छोटी rivers ऐसे दिख रही हैं, तो आप उस पर ये वाला plant को लगा सकते हो. Clear? Take a screenshot. देखो मैं स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है ये तो हो जाएगा, आप कल लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आपको सच में पॉइंट समझ नहीं आता कि लिखना क्या है. इसलिए जो आपको ये हेड पॉइंट्स वगैरह जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ, एटलीस्ट राइट द हेड पॉइंट सो दैट कि हेड पॉइंट्स लिख के अंदर की कहानी आप बना लोगे, वो मुझे पता है, लेकिन हेड पॉइंट्स ही तो याद नहीं आते, वो चीज़ का ध्यान रखना है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम लोग ये बोलते हैं कि अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना है, लेकिन अगर आप इंडिया में या और भी हम लोग डिफरेंट कल्चर्स की अगर बात करते हैं, हर एक कल्चर की हम वी यूज टू वर्शिप रिवर्स लैंड एवरीथिंग, उनको वर्शिप किया जाता था, उसी तरीके से उनका ध्यान भी रखा जाता था, सम्मान किया जाता था. लेकिन आज के टाइम पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, हम उसको बोलते थे ये तो बड़े पुराने ख्यालों के हैं. ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टाइम के साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सच में अच्छी हैं, जिनको फॉलो करके हमारा ही फ़ायदा हो सकता है, उन चीज़ों को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए. ना ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन close to their environment. All practices related to agriculture system, healthcare system, housing, transport etc. used to be environmental friendly. पहले भी तो चीज़ें होती थी, तो अब क्यों नहीं हो सकती? And the shift from the traditional system has caused large scale damage to the environment and to our rural heritage. India is well known for its Ayush treatment with about 15,000 spices or species of plants which have medical properties. So I think Ayurveda है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा से ही ठीक हो सकती हैं, एक लाइफस्टाइल चेंज करके चीज़ शिफ्ट हो सकती हैं. लेकिन समवेयर पीपल फील कि यार ये अब बहुत पुराना हो गया, अब नहीं चल सकता, तो उसकी वजह से लोगों का जो एक माइंडसेट है वो चेंज हो गया है. एंड विद टाइम वी नीड टू चेंज, आई एग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बोल के कि वो ट्रेडिशनल है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. And we have more than 15,000 species, you have to remember that. However, with the advent of Western system of treatment, we ignore our traditional system of Ayurveda and Unani. And these old systems are environment friendly, relatively free from side effects and do not involve large scale industrial and chemical processing. हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हर एक चीज़ इसी से ठीक हो जाएगी. Of course कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो इनसे ठीक नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंज करने से, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने से आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देख सकते हो अपने हेल्थ में, अपने लाइफ में. तो उन सारी चीज़ों का हम प्रमोट कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि आप ये सारी चीज़ें ठीक ही कर देगा, बट वी आर सेइंग इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. डू नॉट इग्नोर इट ऑन द नेम सेक ऑफ कि यार ये तो बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल मेथड है. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट. सो जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का चलन बहुत ज़्यादा हो गया. पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता था, लेकिन ऑफ कोर्स उससे हमारा इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता था. देन इवेंचुअली वी ब्रॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पे हम ही ने बोला था दैट कि ठीक है आपको पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, इरीगेशन अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आप लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेके आ रहे हो वो ढंग से आपको प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे. राइट? सो द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्टेड द लार्ज एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड बट ऑल्सो कंटामिनेटेड द वाटर बॉडीज. तो देखो आपने इस टाइम का तो प्रोडक्शन बढ़ा लिया, अभी तो आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, आपकी लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है. लैंड के थ्रू वाटर बॉडीज़ में भी, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो रहा है, और जो अभी आपको समझ नहीं आएगा इवेंचुअली आपको समझ में आएगा. राइट? एंड ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिमांड फॉर इरीगेशन हैज़ बीन गोइंग अप एवरी ईयर आफ्टर. With the rise in demand for organic food, farmers have again started using compost made from organic waste of different types. तो अब क्या हो गया, अब सडनली सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग याद आती है. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज बहुत लिमिटेड जगह पे होती है तो ये इसके दाम बड़े महंगे होते हैं. तो अगेन ये क्या होगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ है तो फिर वही रिच एंड पुअर वाली बात आ जाती है.
right? And in certain parts of the country, kettles are maintained only because they produce dung, which is an important fertilizer and soil conditioner. तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, क्या पहले हमारे यहाँ नहीं होता था इंडिया में? पहले तो फर्टिलाइजर से पहले यही चीज़ करते थे ना, लेकिन हम यही बोल सकते हैं लौट कोई बुद्धू घर को आए, राइट? तो हम लोग वापस घूम फिर के वही अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं, बिकॉज समवेयर कुछ सोच के ही वो सारी चीज़ें की जाती थी, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Done. Next we have control of biopest. सो द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने फर्टिलाइजर्स के साथ बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज़ करना शुरू कर दिया, ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं और ये जो सारी चीज़ों को हमारे खाद वगैरह को ख़राब कर सकता है, हमारे ग्रेन्स को ख़राब कर सकता है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था, विच नॉट ओनली कंटामिनेटेड द फूड प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज. टू मीट दिस चैलेंज, बेटर मेथड्स ऑफ बेस्ट कंट्रोल आर प्रमोटेड. फॉर एग्जाम्पल, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, है ना? तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने फूड ग्रेन्स को बचाओ. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन एडिशन, अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड, ओल्स, then we have owls, then we have your peacocks as natural pest controllers. Mixed cropping and growing different crops in consecutive years also improves the land quality. तो हमने देखा है भाई, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं आपकी लैंड की फर्टिलिटी को प्रमोट करता है. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस एंड जोग्राफिकल लोकेशन कि किस तरीके से आप अपना मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हो. बाकी पहले के ज़माने पे अगर आपको ध्यान हो तो खेतों पे ऐसे बिल्कुल ऐसे डरावना सा, वो क्या बोलते थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, है ना? उसको बच्चे से बिल्कुल इंसान की तरह बना के उसको ऐसे खड़ा कर देते थे, है ना, एक पुतला टाइप का, ताकि कोई भी उसको देख के डर जाए कि हाँ कोई मौजूद है. तो जो जंगली जानवर हैं या जो भी आपके जो ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं वो डरे कि हाँ ठीक है, समवन इज देयर, है ना? तो ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी वेज जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. So with the increasing purchasing power, wasteful consumption linked to market-driven consumerism is stressing the resource base of developing countries further. I think इस चीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं. Purchasing power क्या होता है कि who can purchase a particular commodity. Purchasing power है ना, खरीदने की ताकत. सिंपल सी बात है, हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब ये है. अब हमारे टाइम पे अगर हम अभी की बात करते हैं, we can clearly see कि there is a good gap between rich and poor. है ना? मिडिल क्लास की तो कोई बात ही नहीं करता, तो अपन भी नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं है बात करने का. तो जब हम लोग बात करते हैं रिच कमोडिटी रिच पीपल का, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, सो वी फील कि उनके शौक भी ज़्यादा रहते हैं कि ठीक है, एक नहीं 4 गाड़ियाँ रखते हैं, एक नहीं 50 गाड़ियाँ रखते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, हम वो भी खरीद रहे हैं जस्ट फॉर द नेम, क्योंकि आप उस चीज़ को, आपकी परचेजिंग पावर है तो आप उस चीज़ को खरीद रहे हो, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टफुल कंजम्पशन हो रहा है. जितना रिक्वायर्ड नहीं है आप फालतू में वो कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव द परचेजिंग पावर, right? It is important to counter this through education and public awareness, and in several areas desirable limits and standards for consumption and production need to be established and applied, though proper एक तरीके से appropriate mechanism including education, incentive and legislation. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयरनेस कैंपेन भी लगाना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना है, आपको लॉज भी बनाने पड़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि जो एक वेस्टफुल कंजम्पशन होता है वो थोड़ा लिमिटेड हो. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. The government of India has taken a large number of steps for sustainable development. The given strategies, if strictly implemented and followed, will surely definitely prevent further degradation of environment so that natural resources remain a common heritage for future generation also. तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये कौन सी चीज़ है, ये तो हमने कभी देखा, उनको लगा ये तो नॉर्मल है, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में हमेशा से थे, है ना? तो ये नहीं लगना चाहिए, एक्सटेंट नहीं होने चाहिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए. एंड जो अभी तक हमने जितने भी अभी मेथड्स पढ़े, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज पढ़ी, अगर सच में गवर्नमेंट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा देती है तो काफ़ी हद तक हम लोग इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कंट्रोल करने में अच्छे या रिड्यूस करने में उसके लेवल को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं. क्लियर? समझ गए इस चीज़ को? ओके.
तो स्टूडेंट्स यही था हमारा एक फुल चैप्टर रिवीजन ऑफ योर शॉर्ट ईवीएस क्लास, बिकॉज ये पूरा ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में आप सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो। अब क्या है, ये बचपन से सुनते तो हमें लगता है ये चैप्टर तो हमें आता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें लिखना नहीं आ पाता। दैट इज़ वाई आपका ये पूरा रिवीजन वीडियो मैंने कोशिश करी है कि जो आपके हाईलाइट्स, जो आपके की पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर दिया है कि इतना इतना तो याद कर लो, बाकी अंदर की कहानी आप लिख लोगे, मुझे भी पता है, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर सो लॉन्ग नाउ एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप जानते भी थे। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये रिवीजन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड जो CBSE बोर्ड है आपको इंग्लिश मीडियम वाले में दिखेगा, है ना। एंड जो हमारा जो हिंदी मीडियम चैनल है वहाँ पे आपको ये वाले स्टेट बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। एंड अगेन जो पैटर्न आपके जो बोर्ड्स में फॉलो होता है उसी के बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो दिस particular channel will be a one-stop solution for your school education, so do not worry about it, right? And we also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।